हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 18 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं अंडर सेक्शन 125 CRPC में भी। ठीक है, हमने हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ा था। वहाँ पे जो सेक्शन 24 और 25 थे वहाँ पे भी मेंटेनेंस की बात की गई थी। अब इस सेक्शन में क्या है, यहाँ पे जो मेंटेनेंस हस्बैंड को दिया जाता है इस सेक्शन में वो इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वाइफ की बात की गई है। ठीक है, अब हम सेक्शन पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ठीक है, कह रहे हैं चाहे वो इस एक्ट के पहले मैरिड हो चाहे वो बाद में हो, वो एंटाइटल है कि उसका जो हस्बैंड है उसको लाइफ टाइम तक क्या है, उसकी लाइफ टाइम तक उसका ध्यान रखेगा, उसको मेंटेन करेगा। ओके, आगे, अ हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। क्या बोल रहे हैं कि अगर उसको मेंटेनेंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड के साथ में ही रहे, वो क्या है अलग भी रह सकती है, बट सिर्फ इन नीचे वाली कंडीशंस में ही। अब हम कंडीशंस देख लेते हैं किन कंडीशंस में वो अलग रह सकती है और मेंटेनेंस भी ले सकती है। इफ़ ही इज़ गिल्टी ऑफ डेजर्शन, दैट इज़ टू से ऑफ abandoning her without reasonable cause and without her consent or against her wish or of willfully neglecting her। जहाँ पे जो हस्बैंड है वही गिल्टी है डिजर्शन का, मतलब उसने वाइफ को छोड़ा है। इसका मतलब वो अबेंडन कर रहा है उसको, कोई उसके पास रीजनेबल कॉज नहीं है, वो फिर भी उसको छोड़ना चाह रहा है उसकी कंसेंट के बिना, उसकी विश के अगेंस्ट में जाकर, और ऑफ विलफुली नेग्लेक्टिंग हर, या उसको विलफुली जान करके उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। इन केसेस में क्या है, जो वाइफ है वो अपना अलग घर ले सकती है, वाइफ जो है वो अलग से रह सकती है और मेंटेनेंस भी क्लेम करती रहेगी। ठीक है, इफ़ ही हैज़ ट्रीटेड हर विद सच क्रूएलिटी as to cause a reasonable apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with her husband। क्या बोल रहे हैं कि अगर वो उसको क्रुएलिटी के साथ ट्रीट करता है जहाँ पे उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन है, मुझे क्या है एप्रीहेंशन हो रहा है, मुझे ऐसी संभावनाएं लग रही है कि हाँ वो मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है या इंजूरियस हो सकता है अगर मैं हस्बैंड के साथ रही, तो इस केस में भी मैं अलग रह सकती हूँ। ठीक है, मैं इन द सेंस कि वाइफ अलग रह सकती है। ठीक है, इफ़ ही इज सफरिंग फ्रॉम अ वायलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, ये क्या है अब हटा दिया गया है, अब ये वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगला, इफ़ ही हैज़ एनी अदर, तो ये वाला पॉइंट नहीं करना। इफ़ ही हैज़ एनी अदर वाइफ लिविंग, तो अगर दोनों ही वाइफ यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बट उसी वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा अगर वो अनअवेयर थी, जो मानो वाइफ 1 एंड वाइफ 2, इसको पता ही नहीं था कि उसकी ऑलरेडी मैरिज हो रखी है वाइफ 1 से, किसकी, हस्बैंड की। इस केस में ये भी मेंटेनेंस ले सकती है, ये भी मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इफ ही कीप्स अ कॉन्क्यूबाइन इन द सेम हाउस इन विच हिज वाइफ इज लिविंग और हैबिचुअली रिसाइड्स विद द कॉन्क्यूबाइन एल्सवेयर, या तो वो उसी घर में जहाँ हस्बैंड वाइफ रहते हैं वहाँ पे उसने कॉन्क्यूबाइन के साथ वहाँ पे रहता हो, या हैबिचुअली वो कहीं और जाकर उसके साथ रहता हो, तब भी वाइफ का राइट है रेजिडेंस अलग लेने का और मेंटेनेंस क्लेम करने का। ठीक है, इफ़ ही हैज़ सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, जब उसने कन्वर्ट कर लिया है अपने आप को। इफ़ देयर इज़ एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेटली, अगर कोई और कॉज है, मतलब जो फैक्ट टू फैक्ट पे डिपेंड करता है हर केस के, अगर कोई और कॉज जस्टिफाई लगता है कोर्ट को, तब वो अलग से सेपरेटली रह सकती है और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। ठीक है, पर थर्ड सबसेक्शन क्या बोल रहा है, हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। कह रहे हैं ना यहाँ पे उसको सेपरेट रेजिडेंस मिलेगा, ना ही उसको मेंटेनेंस मिलेगा उसके हस्बैंड से। इफ़ शी इज़ अनचेस्ट, मतलब उसका अगर कोई एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, या अगर उसने हिंदू से कन्वर्ट हो चुकी है किसी और रिलीजन में, तब उसको यहाँ पे सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, अब इसी वीडियो में हम सेक्शन 19 भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 18 समझ आ गया, अब सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। अभी जैसे मैंने बताया चैप्टर 3 है जिसमें मेंटेनेंस के बारे में ही बात की गई है।
तो सेक्शन 19 किसके बारे में बात करता है? मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, कि जो विडो डॉटर इन लॉ है, मतलब एक तरह से हो गई विधवा बहू, हम जिसको कह सकते हैं विडो डॉटर इन लॉ, ठीक है, उसके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सेक्शन 19 में बात की गई है। अ हिंदू वाइफ whether married before or after the commencement shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law। तो क्या कह रहे हैं, जो हिंदू वाइफ की शादी हो चुकी है उसको कौन मेंटेन करेगा? उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसके फादर इन लॉ, मतलब कि उसके ससुर, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स, प्रोवाइजो बता दिया कि अगर वो अनेबल है, खुद को नहीं मेंटेन कर पा रही है जितना वो कमा रही है उसमें से या किसी और प्रॉपर्टी में से, और वेयर शी हैज़ नो प्रॉपर्टी इज अनएबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। देखो पहला पॉइंट क्या बताया, पहले सिर्फ ये देखो कि प्रोवाइजो से लेके यहाँ तक, पहले सिर्फ इतना क्या कि अगर वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए खुद की अर्निंग्स से या खुद की किसी प्रॉपर्टी से, तब वो क्या है, मेंटेनेंस ले सकती है। किससे? कौन उसको मेंटेन करेगा? फादर इन लॉ मेंटेन करेगा, ठीक है। बट कह रहे हैं उसके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई अर्निंग ही नहीं है, पर उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा। कहाँ से नहीं मिल रहा? अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। नीचे वाले इन दो पर्सन से अगर उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा तो कौन उसको मेंटेन करेगा? फादर इन लॉ मेंटेन करेगा, ठीक है। अब हम दोबारा यही वाला पॉइंट समझते हैं। दोबारा क्या बोल रहे हैं कि हिंदू वाइफ क्या है, हस्बैंड की डेथ के बाद उसका फादर इन लॉ उसको मेंटेन करेगा, ओके। बट अगर उसके पास खुद की प्रॉपर्टी है और खुद की अर्निंग्स है बट उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा, तब भी फादर इन लॉ मेंटेन करेगा। प्लस कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई अर्निंग्स नहीं है, पर उसको क्या है, यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ से वो मेंटेन नहीं कर पा रही है खुद को, तो फादर इन लॉ मेंटेन करेगा। किस केस में? अब वो देख लेते हैं कि उसको कहाँ, यहाँ से क्या है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है। जैसे कि फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर और हर मदर, कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है दिख रही मेरे को हस्बैंड की जहाँ से मैं खुद को मेंटेन कर सकूँ, ना मेरे को फादर की प्रॉपर्टी दिख रही है जहाँ से मैं मेंटेन कर सकूँ, ना मदर की प्रॉपर्टी दिख रही है। तो इस केस में क्या है, फादर इन लॉ विल मेंटेन हर, ठीक है, फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज और हर एस्टेट। ना कोई बच्चों से हेल्प मिल रही है, ना कोई सन और डॉटर से हेल्प मिल रही है, ना ही उनकी प्रॉपर्टी से मेरे को कोई हेल्प मिल रही है, तो कौन मेंटेन करेगा? फादर इन लॉ, ठीक है। एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एनफोर्सिबल, कह रहे हैं कि जो भी ऑब्लिगेशन है सबसेक्शन 1 में वो एनफोर्सिबल होएगी ही नहीं। इसका मतलब कब? इफ द फादर इन लॉ हैज नॉट द मीन्स टू डू सो फ्रॉम एनी को पार्सनली प्रॉपर्टी in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall cease on the remarriage of the daughter-in-law। पहली बात तो ये बताई कि अगर उस जो डॉटर इन लॉ है, विडो डॉटर इन लॉ, अगर उसकी शादी हो जाती है दोबारा, तब तो फादर इन लॉ की कोई ड्यूटी नहीं बनती है उसको मेंटेन करने की, ठीक है। और कब उसकी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी? जब फादर इन लॉ के पास खुद के पास ही कोई मीन्स नहीं है, ठीक है, from has not the means to do so from any co-partner property in his possession out of which daughter-in-law has not obtained any share। कह रहे हैं कि मेरे पास खुद के पास कोई पोजेशन नहीं है, कि हस्बैंड का जो को पार्टनर शेयर पड़ा था मेरे पास वो नहीं है पोजेशन में, तो मैं जो विडो डॉटर इन लॉ है मैं उसको कैसे मेंटेन करूं? और दूसरा, जब तेरी रीमैरिज हो चुकी है तो अब मैं तेरे को मेंटेन नहीं करूंगा, मेरी ऑब्लिगेशन यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये था सेक्शन 20। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन 19 और सेक्शन 20 कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इसमें हमने सेक्शन 18 और 19 कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 20 कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।